मुसलमानों के खिलाफ एक महाज पैदा किया गया और मुसलमान इस मुल्क का हमेशा से वफादार है। वो पहले इंसाफ से सुन ले मेरी दो दो बातें, पहले इंसाफ से सुन ले मेरी दो दो बातें, तब गुनहगार कहें शेख बरहमन मुझको। नाज़रीन आदाब, मैं हूं विसाल आजम और आप देख रहे हैं खबर खास। खबर खास में आज बात तबलीगी जमात, कोरोना, अदालत और इंसाफ की। ये मुसलमानों के खिलाफ एक महाज पैदा किया गया और मुसलमान इस मुल्क का हमेशा से वफादार है। वो नाज़रीन, कहा जाता है कि किसी भी मुल्क में मुल्क की सियासत, मुल्क का इक़्तिदार, ख़ास तौर से अगर वो जमहूरी मुल्क है, तो उसका मुस्तक़बिल इस बात पर मुनहसर होता है कि वहाँ इंसाफ कितना ताकतवर है, वहाँ इंसाफ, वहाँ की अदालतें वो कितना ताकतवर हैं और वो कितना गैर मुनसिफाना है, जहाँ कोई पार्शलिटी ना हो बल्कि इंसाफ और सिर्फ इंसाफ का बोलबाला हो। तो ऐसे ममालिक, ऐसी रियासतें, ऐसे अक़दार, ऐसी हुकूमतें, वो उनकी ज़िंदगी बहुत लंबी होती है। दरअसल आज हम जो मौजू लेकर आपके सामने आए हैं वो है जमात, अदालत और इंसाफ। हालिया दिनों बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है, उस फैसले ने बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। सवालात खड़े किए हैं किसी खास मकतबे फिक्र को लेकर उठ रहे उंगलियों को लेकर, उन पर उठ रहे इल्जामात को लेकर, और खास तौर से इस बात पर कि क्या इंसाफ का तकाजा हर हाल में पूरा हो रहा है और क्या हर हाल में इंसाफ के साथ साथ जो ऐसे दूसरे इदारे हैं जिनका काम है इंसाफ की राह हमवार करना, खा उसमें मीडिया हो या दूसरे इदारे हों, क्या वो अपनी जिम्मेदारी, क्या वो अपना किरदार बखूबी निभा रहे हैं। ऐसे कई सवाल खड़े हुए हैं बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले ने, और साथ ही साथ बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से एक उम्मीद की किरण जो है और तेज हो गई है और रोशन हो गई है। और इसी बीच अब कई जानिब से ये आवाजें उठ रही हैं, ये मुतालबात हो रहे हैं कि मुल्क में कोरोना फैलाने के नाम पर, इस इल्जाम पर जहां कहीं भी जमात से जुड़े अफराद को या मुसलमानों को कैद में रखा गया है, उन पर अजियतें जो है बरती जा रही हैं, उन तमाम के तमाम को जल्द से जल्द रिहा किया जाए, उन्हें अजियतों से दूर किया जाए। ये बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के तनाजुर मुतालबात हो रहे हैं। मौलाना महमूद मदनी ने भी कहा है कि जमीयत उलमा हिंद मरकजी और रियासती सरकारों से मुतालबा करती है कि तबलीगी जमात के खिलाफ मुल्क में जहां भी मुकदमा दायर है वो बिला ताखिर वापस लिया जाए और जो लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। जमीयत उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के जरिए तबलीगी जमात से मुताल्लिक किए गए फैसले का खैरमकदम किया है और इसे उन सरकारों के लिए नसीहत आमेज करार दिया है। महमूद मदनी ने कहा है कि जमीयत उलमा हिंद मरकजी और रियासती सरकारों से मुतालबा करती है कि तबलीगी जमात के खिलाफ मुल्क में जहां भी मुकदमा दायर है वो बिला ताखिर वापस लिया जाए और जो लोग जेलों में बंद हैं उनको रिहा किया जाए। बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला क्या था, तफसील से हम अभी और आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको हम बता दें कि हमारे साथ अगले 25 मिनट तक इस खास मौजू पर कई खास लोग हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे नियाज फारूकी जो सेक्रेटरी हैं जमीयत उलमा हिंद के, आपका बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में, और एडवोकेट शाहिद अली जो तर्जुमान हैं तबलीगी जमात के। साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौरव चतुर्वेदी जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आप तमाम लोगों का बहुत इस्तकबाल है। इससे पहले कि हम आप तीनों के पास बारी बारी से आए, हम सबसे पहले अरशद मदनी साहब ने इस ताल्लुक से क्या कहा है उनका बयान सुनाते हैं। अरशद मदनी साहब का भी रिएक्शन आया है बॉम्बे हाई कोर्ट के इस फैसले के तनाजुर में, और अब जहां जहां भी मामले हैं उस हवाले से वो क्या करें, जरा बयान सुनिए। हमने ये साबित किया कि मुल्क के अंदर जो लोग बाहर से आए हैं उनकी तादाद कुल 1800 के करीब है।
जिनके अंदर कोरोना टेस्ट होने के बाद पॉजिटिव कुल 60 और 70 के दरमियान में लोग निकले, जो बाद में ये भी निगेटिव आ गए। इसका मतलब ये है कि प्रोपेगेंडा था और गलत प्रोपेगेंडा था। वो एक पुरानी चीज़ जो मुल्क के अंदर मुसलमान के ख़िलाफ़ फ़िरक़ा परस्ती की बुनियाद पर नफ़रत फैलाने के लिए की जाती है, इसका असल मुद्दा वही था। हम ये बात कह रहे थे कि असल में खामोशी गवर्नमेंट की तरफ से ये बहुत नुकसानदेह चीज़ है, लेकिन इसके बावजूद गवर्नमेंट बिल्कुल खामोश रही। गोया कि ये इशारा था कि जो कुछ हो रहा है वो गवर्नमेंट के इशारे की बुनियाद पर हो रहा है, और ये चीज़ हमारे नज़दीक बहुत ख़राब थी। हम इसीलिए कोर्ट के अंदर गए और अनकरीब उसकी तारीख़ लगने वाली है, और हमें तवक्को है कि उस सिलसिले के अंदर फ़ैसला उसी बुनियाद के ऊपर होगा जो फ़ैसला महाराष्ट्र के हाई कोर्ट ने किया है। हम ये समझते हैं कि ये बिल्कुल गलत चीज़ है। अपने उन नाकामियों को जो सियासत की बुनियाद पर मुल्क की हुकूमत को हासिल हो रही हैं, उनको छुपाने के लिए मुसलमानों के ख़िलाफ़ एक महाज पैदा किया गया और उनको बलि का बकरा बनाया गया। हमें इस बात की खुशी है कि महाराष्ट्र हाई कोर्ट ने बिल्कुल वही बात कह दी जो बात हमारे दिल के अंदर थी और जो हम बार बार कहा करते थे। उन्होंने ये बात साबित कर दी कि इसकी वास्तविकता और हकीकत कुछ नहीं है। मीडिया ने मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना चाहा और वक्ती तरीक़े के ऊपर उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। गवर्नमेंट की नाकामियों को छुपाने के लिए इनको कुर्बानी देनी पड़ी और बलि का बकरा बना दिया गया। वरना हमारा मुद्दा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान इस मुल्क का हमेशा से वफादार है। जी, तो ये आपने सुना, ये अरशद बदनी साहब ने इस ताल्लुक से क्या कहा। अब मैं सीधे रुख करूंगा, मैंने आपको पहले बताया, फिर से एक बार बता देता हूं। नियाज फारूकी जुड़ रहे हैं, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद हैं, और एडवोकेट शाहिद अली जुड़ रहे हैं, तर्जुमान हैं अजय स्पोक्स पर्सन तबलीग जमात के, और गौरव चतुर्वेदी साहब जुड़ रहे हैं जो सीनियर सहाफ़ी हैं। सबसे पहले मैं शाहिद अली आपके पास में आना चाहूँगा, जो कि आप तबलीगी जमात के स्पोक्स पर्सन की हैसियत से अभी शामिल हुए हैं। ये जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला था, क्या ये फैसला एक नज़ीर है? जी बिल्कुल सही कहा, ये नज़ीर है और इसका हम सब लोग स्वागत करते हैं, खैर मकदम करते हैं, और हम मुबारकबाद देते हैं उन तमाम लोगों को जो भी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं, सच्चाई को पसंद करते हैं और सच्चाई के रास्ते पर रहना चाहते हैं, चाहे जितनी परेशानियां आ जाए। तबलीगी जमात के लोगों का जो परसिक्यूशन हुआ है और तबलीगी जमात के नाम पर तमाम मुसलमानों का जो परसिक्यूशन हुआ है, इस पूरे मामले में अब ये बात साबित हो गई है, ऑनरेबल हाई कोर्ट की इस पर मोहर भी लग चुकी है कि वाकई में ये परसिक्यूशन ही हुआ था, और ये मैलाइस के तहत यानी दुर्भावना के तहत ये पॉलिटिकल सरकार ने इस पर मुकदमा ये करवाया था। तो जो पॉलिटिकल सरकार जिसने मुकदमा करवाया था, बेसिकली वो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल साहब की सरकार है, जिन्होंने सबसे पहले इस पर मुकदमा दर्ज करवाया, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको फिर हाथों हाथ लिया। तमाम दुनिया पूरे मुल्क भर के अंदर जगह जगह केसेस हुए। तबलीगी जमात के वो लोग बेचारे जो लोग रिफॉर्मेशन के लिए, अपने रिफॉर्मेशन के लिए निकले, अपने घर बार को छोड़ करके, उनको जेलों में भी रहना पड़ा, उनको तमाम दुनिया भर की दुश्वारियों से गुजरना पड़ा, और सिर्फ उनको नहीं गुजरना पड़ा बल्कि पूरे कौम को, हिंदुस्तान के जो ये माइनॉरिटी सिटीजन्स हैं हम, इन सबको एक पूरे, आप देखिए इसको किस तरह से उनके साथ में हालात हुए, मॉब लिंचिंग हुई, उनको नफरत की नजर से देखा गया, एक पूरा प्रोपेगेंडा चलाया गया कि साहब तबलीगी जमात के लोग इस तरह की बदतमीजियां कर रहे हैं। कहीं उनको कहा गया कि साहब वो थूक रहे हैं खाने के अंदर, कहीं कहा गया नंगे होकर के अस्पतालों में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों को, जो लोग रात दिन से अल्लाह अल्लाह करते हैं और अपने कैरेक्टर को सुधारने के लिए ही वो अपने घरों से बाहर निकलते हैं, अपने आप को सुधारने के लिए तमाम चीजें करने के लिए घरों से बाहर निकलते हैं, तो अब इस पर पूरी एक मोहर लग चुकी है ऑनरेबल हाई कोर्ट की। अब जो इसमें हमने डिमांड की है वो ये की है कि केजरीवाल साहब इसमें इस्तीफा दें, और साथ साथ जितने भी लोग इन तमाम मुल्क भर के अंदर जेलों में बंद हैं, उनको न सिर्फ फौरन छोड़ा जाए, बल्कि बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक और खास बात कही है कि इन पॉलिटिकल सरकारों को अपनी गलती सुधारने के लिए अब कुछ ऐसा करना चाहिए कि ये जो उनसे गलती हुई है उस गलती को वो रिपेयर करें,
यानी कि मैं अगर उसको दूसरे अल्फाजों में कहूं तो हमारी अपनी मांग इस ऑर्डर के मद्देनजर ये है कि जिन लोगों को भी नाहक मुकदमे में फंसाया गया, जेलों के अंदर रखा गया, अब भारत की सरकार और जो कंसर्न स्टेट की सरकार है कम से कम 50-50 लाख रुपए का उनको मुआवजा दें। जी, एडवोकेट शाहिद अली साहब, मैं फिर से आपके पास आऊंगा। इस वक्त हमारे साथ नियाज फारूकी हैं, सेक्रेटरी जमीयत उलमा हिंद, और गौरव चतुर्वेदी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नियाज फारूकी साहब, आपके पास मैं आता हूं। अब ये मांग उठ रही है हर तरफ से, बल्कि पहले भी क्या वजाहत थी इस ताल्लुक से, अभी हमने अरशद मदनी को भी सुना। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस मौजू पे जब बॉम्बे हाई कोर्ट का ये फैसला और साथ ही साथ ये रिमार्क आ गया है, इससे उम्मीद की किरण आपके लिए और कितनी नजर आ रही है आगे? हमारे लिए, हमको ये समझ में आता है कि आइंदा के लिए एक रास्ता हमारे सामने बॉम्बे हाई कोर्ट ने खोल दिया है। जी, सिर्फ उन्होंने यही बात नहीं कही है कि इनके साथ ना इंसाफी हुई है। इससे आगे बढ़कर जो उन्होंने सबसे बड़ी बात कही है कि ये जो कुछ हुआ है ये मरकजी हुकूमत और इक़्तिदार में जो लोग हैं उनकी बदनीयती और इंतकामी कार्रवाई के तहत हुआ है। अब हमेशा ये होता है कि हम सिर्फ इस बात पे मुतमईन हो जाते हैं जी, कि जिन लोगों को है उनको जेल से छोड़ दिया जाए या उनके खिलाफ जो है या उनको कुछ मुआवजा मिल जाए। मैं इससे आगे बढ़कर सोचता हूँ उनका जुर्म सिर्फ यही नहीं है कि उन्होंने कुछ लोगों को जेल में डाला है, इन लोगों ने ये देशद्रोही काम किया है। इन्होंने पूरे मुल्क के साथ जो है एक तरह से पूरे मुल्क की बदनामी सारी दुनिया में की है। तो आप हाई कोर्ट के फैसले में देखेंगे तो उन्होंने खास तौर से कहा है कि जो हमारे मुल्क की रिवायात हैं, जो हमारे मुल्क का कल्चर है, जो हमारे मुल्क की गुडविल है, उसके साथ इन्होंने खिलवाड़ किया है। ये एक बहुत बड़ा इल्जाम है हमारी इस हुकूमत के ऊपर। अगर इनको जरा भी शर्म होती तो अब तक इनको इस्तीफा दे देना चाहिए था। अच्छा, इस्तीफा नहीं देते तो हम इनके खिलाफ हमको कार्रवाई करनी चाहिए। और सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि मरकजी हुकूमत के बारे में जो बॉम्बे हाई कोर्ट ये कह रहा है कि इनके इशारे पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और इंतकामी जज्बे के तहत की है और बदनीयती के साथ की है। तो जाहिर है सरकार में कुछ लोग इसके लिए जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। तो सबसे पहले कोई इंक्वायरी कमीशन बैठना चाहिए। हम तो मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जज के अंडर में एक इंक्वायरी कमीशन बिठाया जाए। और चूंकि ये मामला पूरी दुनिया के अंदर हिंदुस्तान को बदनाम करने से ताल्लुक रखता है, इसलिए इसकी जरूरत है कि इस बात का पता लगाया जाए कि हमारे सरकार के अंदर ऐसे कौन से देशद्रोही बैठे हुए हैं जो पूरे मुल्क की इज्जत को नीलाम करने पे तुले हुए हैं। जी, इसकी निहायत जरूरत है, सख्त जरूरत है जी। इसके साथ अभी हमारे एडवोकेट शाहिद अली साहब ने जो कहा, मैं उससे बिल्कुल 100% इत्तेफाक रखता हूँ जी कि इन मुजरिमों में तो ये जो केजरीवाल है ये सबसे बड़ा मुजरिम है जी, और इसका जुर्म बिल्कुल जाहिर हो चुका है। और खासतौर से बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले के बाद तो कि इन लोगों ने किस तरीके से अभी तक देख लीजिए, यहाँ तक अभी इनकी वो है कि मरकज के ऊपर ताला लगा रखा है, मरकज को बंद कर रखा है इन्होंने। जबकि ये कहते हैं कि मस्जिदों के ऊपर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती है। इबादत के बारे में इस हाई कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है, इट इज पार्ट ऑफ अवर लाइफ, राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21, कि जिस तरीके से जिंदा रहने का हमें फंडामेंटल राइट है तो इबादत करना भी हमारा फंडामेंटल राइट है। लेकिन ये इबादत के इशू को ऐसा मजाक समझते हैं, हमारे फंडामेंटल राइट की कोई अहमियत ही नहीं है। जहाँ चाह ताला डाल दिया, जहाँ चाह। नियाज फारूकी साहब, आप हमारे साथ बने रहें। गौरव चतुर्वेदी हैं, सीनियर सहाफी हैं, मैं उनके पास भी आ रहा हूँ सवाल लेके। गौरव साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने बहुत सब्र के साथ आप बने रहे हमारे साथ। मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। अदालत का जो फैसला है बॉम्बे हाई कोर्ट का, वो फैसला है, उसमें दो चार खास बातें इस तरह से हैं। एक तो ये कि क्या हमने अतिथि देवो भव, क्या इसका हमने लिहाज रखा?
दूसरा, अदालत ने मीडिया के किरदार पर भी सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का एक बड़ा हिस्सा जो है उसने गैर मुल्कियों के खिलाफ, यानी जो विदेशी हमारे यहाँ आए थे, उनके खिलाफ बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किया। यही लोग भारत में कोरोना वायरस फैलाने के जिम्मेदार हैं। ऐसी बातें फैलाने की पूरी कोशिश की और इन्हें जो है एक तरह का इनके ऊपर अत्याचार हुआ। मैं आपसे जानना चाहता हूँ गौरव साहब कि इस टिप्पणी को, इस रिमार्क को किस तरह देखा जाए पत्रकारिता में? देखिए, सबसे पहले तो जो न्यायालय ने फैसला दिया है हमें उसका स्वागत करना चाहिए, और स्वागत इसलिए करना चाहिए कि उसने सियासत के उस कुत्सित षड्यंत्रों को मान्यता देने से इनकार कर दिया है जिसने देश के सद्भाव, प्रेम और संस्कृति को बिगाड़ने का काम किया है। रही बात उनकी जो दूसरी टिप्पणी की, तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि हमारे ही मीडिया के कुछ साथियों ने उन सियासतदानों के साथ जुड़कर जिस तरीके से अपनी भूमिका निभाई है, वो भूमिका किसी भी तरीके से सराहनीय नहीं कही जा सकती, पूर्ण रूप से निंदनीय ही मानी जाएगी। जी जी बिल्कुल, आप बोलिए, हम सुन रहे हैं। स्वागत योग्य फैसला है जी। उस समय जो गलतियां दोनों पक्षों से हुई, सियासतदानों ने अपना कुत्सित षड्यंत्र जो करने का प्रयास किया, उससे जो सद्भाव और प्रेम बिगड़ा, और उसके बाद एक जो हीनता का भाव लेकर मुस्लिम समाज ने भी कुछ गलतियां की, जो गलतियां थी नहीं लेकिन उन्हें गलतियों के तरीके से देखा गया, उसको लेकर के भी मैं एक आपत्ति इसलिए दर्ज कराना चाहता हूं कि जब हमको ये समझ में आ रहा है कि सामने वाले लोग षड्यंत्र कर रहे हैं, तो कम से कम हमें उनका विरोध ना कर उस षड्यंत्र में शामिल नहीं होना चाहिए। चुपचाप अगर हम वहां से निकल जाते या जो कोविड के प्रोटोकॉल है उनका पालन कर लेते तो ज्यादा बेहतर होता। मैं बिल्कुल सही बात कर रहा हूँ, कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा है कि कोई कोरोना फैलाने में विदेशी जमातियों का कोई हाथ नहीं, तबलीगी जमातियों का कोई हाथ नहीं है। और जिस तरीके से प्रतिशत बताया गया है पूरे मामले में, वो वाकई में इस देश की सरकारों को सोचना चाहिए कि अब इस तरीके के वातावरण पर नियंत्रण किए जाने के उपाय किए जाएं। जी, और मैं मेरा सवाल जो कि आपको इसमें शामिल करने का मकसद भी ये है कि चूंकि आपने जो पत्रकारिता का जो अपना एक तरीका है काम करने का, उसके आपने कई दौर देखे हैं, आपने दशकों से आप इसमें हैं, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि जो रिमार्क ख़ास तौर से मीडिया के ताल्लुक से भी अदालत का है, उस तरफ भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, समाज में हर तरह के क्षेत्र में गिरावट आई है, मीडिया में भी गिरावट आई है, और मीडिया के जिन बड़े लोगों ने इस तरीके के षड्यंत्र में साथ दिया है, सियासतदानों का, राजनीतिज्ञों का जो साथ दिया इस कुत्सित षड्यंत्र में, वो सराहनीय तो नहीं है, बिल्कुल निंदनीय माना जाना चाहिए। लेकिन मीडिया को, एक समूचे मीडिया को वापस एक चिंतन करना चाहिए, एक आचार संहिता बनाने की आवश्यकता है कि हमें देश को अब किस दिशा में, बेहतर दिशा में ले जाने के लिए किस तरीके की मीडिया परोसने की जरूरत है, प्रस्तुत करने की जरूरत है। जी, शाहिद अली साहब, अब जो मांग उठ रही है या मुतालबात हो रहे हैं कि जहां कहीं भी तबलीगी जमात के लोगों को या मुसलमानों को कोरोना फैलाने वाला बताकर कहीं जेल में रखा गया है, तो उन्हें जल्द से जल्द रिहा किया जाए बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले के तनाजुर में। आप एक वकील भी हैं, मैं ये जानना चाहता हूं कि इससे किस तरह की मदद मिल पाएगी, और ख़ास तौर से क्या आपके पास कोई आदाद-ओ-शुमार अब हैं कि कहाँ ऐसे मामले ज़्यादा हैं? देखिए, हमारे पास सारी चीजें हैं। ये बात बिल्कुल सही है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का, किसी भी ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर होता है, वो पूरे मुल्क की जितनी भी लोअर कोर्ट्स होती हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स तक होती हैं, उन सबके ऊपर वो मान्य होता है। और एक ऑनरेबल कोर्ट का, हाई कोर्ट का ऑर्डर दूसरे ऑनरेबल कोर्ट में वो माना जाएगा, लेकिन वो बाध्य नहीं है दूसरी ऑनरेबल हाई कोर्ट उस ऑर्डर को मानने के लिए। तो ये तो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरे महाराष्ट्र में माना जाएगा, पूरे मुल्क में माना जाएगा, जो लोअर जुडिशरी की बात है। लेकिन उस ऑर्डर को दिल्ली हाईकोर्ट भी माने या यूपी हाईकोर्ट भी माने, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि वो जो बराबरी वाली बात होती है, ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस दूसरे ऑनरेबल हाईकोर्ट के जजेस आपस में इक्वल होते हैं, तो इसलिए एक ऑर्डर दूसरे के ऑर्डर पर लागू नहीं होता है, लेकिन रेफरेंस में वो काम आता है।
चूंकि जो जिस्ट है इसकी पूरे ऑर्डर की, अगर आप जिस्ट को देखें, जैसा कि उन्होंने अपना होल्ड किया है ये, और तथ्यों के आधार पर होल्ड किया है, एक तो उसमें ये है कि साहब ये जो प्रोग्राम था ये कोई स्पेसिफिक डेट के लिए नहीं था, और इस तरह के जो प्रोग्राम है तबलीगी जमात यानी मरकज दिल्ली में, वो 24 आवर 365 डेज होती है और 50 साल से हो रही। कोई ये नहीं कि यहाँ पर कोई ये कोविड-19 के खिलाफ बरखिलाफ किसी गवर्नमेंट की डायरेक्शन के बरखिलाफ ये प्रोग्राम किया गया हो। तो जब ये 24 आवर होते हैं, 365 डेज होते हैं, 50 साल से हो रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम होने में कोई ऑफेंस नहीं हो गया। दूसरी बात यहाँ पर दूसरी ये आती है निकल के, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने बिल्कुल साफ साफ लिखा कि इनके इंडिया में आने की डेट ऑफ जर्नी अलग है, मरकज विजिट करने की डेट ऑफ जर्नी अलग है, और वहां से निकलने की उनकी डेट अलग है, यानी सारी डेट अलग अलग है। और जब वो हमारे मुल्क में आए तो उनका कोविड-19 का टेस्ट हुआ जो नेगेटिव पाया गया। तो बहुत चांसेस हैं कि उनको, अगर किसी को कुछ ये हुआ भी है कोरोना वायरस, तो वो इंडिया में आने के बाद हुआ। तो जब ये सारी चीजें हैं, यानी कि इस कोरोना वायरस को वहां से लेके नहीं आए ये लोग, और अगर कोई 2-4 लोग अगर इफेक्ट भी हुए हैं तो यहीं पर आकर हुए हैं, तो ऑफेंस किस तरह से बन गया? ऑफेंस तो कोई नहीं बन गया। तो ये जो ऑर्डर है पूरे मुल्क भर में लागू होता है, और इस ऑर्डर को नजीर मानते हुए पूरे मुल्क से इन लोगों को वहां से छोड़ा जाना चाहिए फौरन। और चूंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट ने साथ साथ ये भी कहा है कि सरकारों को अपनी गलती सुधारनी चाहिए, ये जो इनसे नुकसान हो गया है इस नुकसान की भरपाई होनी चाहिए। तो इससे क्या मतलब निकल के आता है? निकल के आता है कि सीधी सीधी बात है कि आप कंपनसेशन दीजिए। देखिए, जिन लोगों की जिंदगियां जेलों में गुजर गई या क्वारंटाइन के नाम पर इनको 77 दिन बंद रखा, उनकी आप जिंदगियों के वो दिन तो वापस नहीं कर सकते। तो एक ही तरीका होता है कि उनको मॉनेटरी कंपनसेशन किया जाए। तो इसलिए ये वाली मॉनेटरी कंपनसेशन की वहां पर हमारी डिमांड। नियाज फारूकी साहब, आपकी एक तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, आप उससे जुड़े हैं। मेरा ये आपसे सवाल है कि कानूनी राह तो अपनी जगह पर है, क्या उन तमाम लोगों के लिए जो फिल वक्त भी जेलों में बंद हैं, क्या उनके लिए कानूनी चाराजोई के राह और मजीद जो है इसमें रफ्तार आएगी? और साथ ही साथ ये कि जमीयत उलमा हिंद, जैसा अभी गौरव चतुर्वेदी साहब ने कहा कि कुछ गलतियां जाने अनजाने इस जमात के या मुसलमानों की तरफ से भी हुई हैं, उस पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। आप इन दोनों बातों को लेकर आगे क्या हिकमत अमली करेंगे, अपनाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो ये कि जमीयत उलमा हिंद जैसी तंजीमों ने इस सिलसिले में, जो बॉम्बे हाई कोर्ट ने ये कहा कि जो हमारे मेहमानों के, गैर मुल्की मेहमानों के तई जो हमारा फरीज़ा है वो उसको अदा करने में मुल्क फेल हुआ है। लेकिन उसी के साथ साथ ये भी उसमें कहा गया है कि इसके दौरान जो है NGOs आगे बढ़ी और उन्होंने, नियाज साहब थोड़ी आवाज आपकी और बढ़ सकती है नियाज साहब? जी जरूर जी। तो इसमें जो है जमीयत उलमा ने क्या किया है, तो ये जो लोग क्वारंटाइन किए गए थे या जिनको रखा गया था, उनमें जमीयत उलमा हिंद ने सबसे पहले ये पेशकश की प्राइम मिनिस्टर को लेटर लिखा गया और उनसे कहा गया कि हम 10,000 लोगों को अपने उस पे रखने के लिए तैयार हैं और उनकी हम पूरी देखभाल करेंगे जी। लेकिन सरकार का नजरिया ही मुख्तलिफ था। खैर वो बात गुजर गई। सिर्फ यही बात नहीं हुई बल्कि अमली तौर पर हमने इकदाम किए और अभी भी हमारे मरकज में यहाँ पे 200 के करीब जो है गैर मुल्की ठहरे हुए हैं और वो मुख्तलिफ उससे जो है अब उनकी वापसी शुरू हो गई है। और अदालतों में भी जिन लोगों के मुकदमात दरपेश थे या जिनकी जमानतों का मसला था जी, उसमें आगे बढ़कर कोशिश की गई। तो इसमें यह तो है कि मुसलमानों ने जो उनका फर्ज बनता था, मुख्तलिफ तंजीमों ने वो उन्होंने इसको अदा किया है जी। जहाँ तक ये इल्ज़ाम कि इसमें कोविड के सिलसिले में तबलीगी जमात या मुसलमानों की कोई गलती थी, भाई इस बात को समझने की ज़रूरत है कि कुछ गलतियां तो पूरे मुल्क में थी। ये सब इतना जल्दी में हुआ है और इस तरह से हुआ है कि यकीनन जो इक़दामात वक्ती तौर पर होने चाहिए थे वो नहीं हुए हैं, तभी ये कोरोना इस मुल्क में फैला है। सबसे पहली चीज ये समझने की है कि ये कहीं, जैसे कि खुद आप बता रहे हैं कि ये बाहर से नहीं लाया गया है, बल्कि जिन तारीखों में ये गैर मुल्की आए हैं उनको कोरोना नहीं था और हिंदुस्तान में आ करके
हम जिम्मेदार हैं उनको कोरोना में मुब्तला करने के। हमने उनको ऐसी जगहों पे रखा है, ऐसी जगहों पे ले जाके इन्होंने क्वारंटाइन किया, ऐसे अस्पतालों में रखा है, ऐसी जेलों में रखा है जहां पे उनको, जिनको कोरोना नहीं था उनको कोरोना हुआ है। तो मुजरिम तो ये हैं। नहीं, लेकिन जो गौरव चतुर्वेदी साहब जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, गौरव साहब आपने जो बात कही है कि कुछ कमियां रही, क्या उसकी थोड़ा उसका उल्लेख करेंगे, वजाहत करेंगे उसका? कमियां मैं ये जरूर मैं खुद वजाहत करता हूं कि ये कहना चाहते हैं कि शुरू में जो एक शख्स ने मौलाना साहब के उससे कि जो उनकी एक तकरीर थी या उनका एक बयान था जी, और उसमें उन लोगों ने लोगों को, लेकिन वो लोगों को क्या था शुरू में कि जो कोरोना की वजह से एकदम एक तरह का खौफ फैला तो कुछ लोगों ने नेक नियति के साथ उस खौफ को दूर करने की कोशिश, इस तरीके की घटनाएं सद्भाव को बिगाड़ने वाली साबित हुई और समाज में सभी समाजों में एक मैसेज गया जी। ये घटना मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि मुस्लिम समाज की ही है, ये घटना हिंदू समाज में भी कुछ परिवारों में घटी। कुछ परिवारों ने अपने आप को बंद कर लिया या वहां पर विरोध करने का जो काम किया। तो इस तरीके से जो विरोध है, आपको प्रशासन का सहयोग करना पड़ेगा, जिला प्रशासन को और समाज के सभी वर्गों को, सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हिंदू को भी, मुसलमानों को भी और बाकी जो समाज हैं उन सारे समाजों को एक तो कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल है, उसका पालन करना होगा। शासन प्रशासन को सहयोग देना होगा और शासन प्रशासन को भी अपनी निष्पक्ष भूमिका का निर्वाह करना होगा। और मैं एक बात फिर कहना चाहता हूं, अगर आम हिंदुस्तानी इस बात को समझ रहा है कि मीडिया ने ये घृणित कृत्य करने का काम किया है, प्रोपेगेंडा फैलाने का काम किया है, तो उस मीडिया को जिसने प्रोपेगेंडा फैलाया है उस मीडिया का बहिष्कार कर देना चाहिए। जी, ये आपका अपना एक यहाँ पर व्यू है, बिल्कुल। तो ये आपके व्यू को अब हमारे नाज़रीन किस तरह से लेते हैं? बहरहाल नियाज़ फारूकी साहब, अब आपने ये सुन लिया, इस पे वजाहत थोड़ा सा, बहुत वक्त कम रह गया। मैं ये कहता हूँ कि इस बात से मुझे इत्तेफाक है कि जो कोविड के सिलसिले में जो सेहत से मुतालिक जो गाइडलाइन है उनको पूरी तरह से फॉलो करना चाहिए जी। लेकिन ये जो मीडिया का थोड़ा बचाव किया जा रहा है और इशारों मैं इसके खिलाफ हूँ जी। देखिए, ये जो मीडिया में, हम सारी मीडिया को हमें इल्जाम नहीं देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल। और अब मुझे लगता है कि गौरव चतुर्वेदी साहब ने भी अपना पॉइंट यहाँ पर रखा है, मीडिया के हवाले से उन्होंने जो कहना था कहा है। मेरे पास अब वक्त मजीद नहीं रह गया है। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का न्यूज़ 18 उर्दू के इस खास प्रोग्राम में शामिल होने के लिए, और नाज़रीन आपका बहुत शुक्रिया। आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब। मुसलमानों के खिलाफ एक महाज पैदा किया गया और